आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूता की मलका, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है, इसका अगला हिस्सा पढ़ने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि उन्हें अब आगे कौन सा नॉवेल सुनना है। नॉवेल का बकिया हिस्सा शुरू करते हैं। क्या वाकई? माया की आंखों में तजस्सुस व इश्तियाक दराया था। तो कौन है वो शख्स? एक इंसान जिसने भूत का ढोंग इसलिए रचाया है ताकि रोज रात को वो पुराने कब्रिस्तान में जाकर अपना काम कर सके बगैर किसी मदाखलत के। कैसा काम? ये अभी तक मैं नहीं जान सका, मगर पुराने कब्रिस्तान में यकीनन कुछ ऐसा है जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। किसी जुर्म की निशानी, किसी लाश की तलाश, मगर किसकी लाश? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम मंगल सिंह के बताए हुए नाम पे यकीन करें। तुम मुझे वो नाम बता सकते हो? आप क्या करेंगी? वो होले से मुस्कुराए। मुझे इस सारे किस्से से किसी साजिश की बू आ रही है, और अगर ये वाकई कोई भूत नहीं है तो मैं इंग्लिस्तान जाने से कबल इस गांव के लोगों की मोहब्बत के एवज उन्हें इस अफरियत से निजात दिलाना चाहती हूँ जो मासूम जानों से खेल रहा है। आपका कयास क्या कहता है? यही कि ये कोई क्रिमिनल है, और अब तो ये पुलिस केस भी बन चुका है। पुलिस केस? बदर ने इस्तेज़ाइया सर झटका। गांव का तो हम परस्त मुस्लिम थानेदार इस केस को किसी हवाई चीज की कार्रवाई गर्दान कर कब का बंद भी कर चुका है, लेकिन अंग्रेज सरकार को असल मामला कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। और तुम बताओगे। चौधरी मंगल सिंह ने किसका नाम लिया था? अगर वो नाम मैंने आपको बता दिया तो आप इस केस का बन रहना ही बेहतर समझेंगी। वो उदासी से मुस्कुराया। मैंने अच्छा बेसिस से देखा। तो क्या तुम मुझे वो नाम नहीं बताओगे? जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, मगर मुझे नहीं मालूम कि आप यकीन करेंगी या नहीं। मैं कर लूंगी। तुम मुझे खरे आदमी लगते हो। मगर वो एक लम्हे को रुकी और बखौल उसकी आंखों में देखा। तुम आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? बदर होली से हंस दिया। अगर आप ये समझ रही हैं कि वो भूत मैं हूं तो मेरे पास बहुत ठोस सबूत है। मैं साथ वाले गाँव में अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। माया ने मबहम सा सर लाया। बदर फैसला न कर सका कि इसकी बात पे यकीन आया ही नहीं। खैर, अब मैं चलूंगी। खाना खाकर जाइए। मलिकों की हवेली से मेहमान ऐसे नहीं लौटते। फिर कभी सही, यानी वादा कर रही हैं कि फिर कभी दोबारा आएंगी? इसने मुस्कुराते हुए इसका रास्ता छोड़ा। ना वादा कर रही हूँ और ना कोशिश करूंगी। मूड बना तो आ जाऊंगी। वो इसी बेनियाजी से कहकर चौखट फाड़ कर गई। वो दीवार से टेक लगाए खड़ा दूर इसे जाता देखता रहा। वो इसी शाम माया का गोपाल से सामना हुआ। वो स्टूल पे बैठी पियानो की कीज को उंगलियों से छूती फिजा में उदास नख में बखेर रही थी जब किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा। वो जो किसी और ध्यान, किसी और दुनिया में थी। करंट काकर उठ खड़ी हुई। पीछे गोपाल खड़ा था। जी फरमाइए। साड़ी का पल्लू कंधे से दुरुस्त करती हुई नागवारी से बोली। इसे गोपाल की ये बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी। इसके चेहरे से जाहिर था आपसे कुछ पूछना है। पुरसुकून सी पासपोर्ट के बाद पीछे दबा दबा सा गुस्सा था। पहले कब आपको पूछने से कबल इजाजत दरकार हुई है ठाकुर साहब? ना चाहते हुए भी इसका लहजा तोश हो गया। आप मलिकों की हवेली गई थी? हाँ, गई थी। आप जानती हैं माया देवी मलिकों और राजपूतों की देरीना दुश्मनी है? हाँ, जानती हूँ। और ये भी कि राजपूतों से कोई शख्स कभी मलिकों की हवेली नहीं जाता। मुझे सब इल्म है, वो भी जो आपको नहीं है। वो अजीब से लहजे में बोली तो गोपाल झटका फिर संभल के बोला। फिर संभल कर बोला, इसके बावजूद आप मलिकों की हवेली गई? हाँ, मैं गई थी। वो गर्दन उठाए इसकी आंखों में आके डाले बात कर रही थी। मगर क्यों? इश्तियाल से गोपाल की आवाज बुलंद होने लगी थी। इसलिए कि माया ने इत्मीनान से हाथ से बाल पीछे किए। मैं राजपूत नहीं हूं। इसके लहजे का तफाखुर गोपाल को अपनी इंसल्ट महसूस हुआ। बड़ा उठा। आप राजपूतों की बहू हैं? ठीक। वो सर्द लहजे में बोली। शेखर की मौत के साथ सारे रिश्ते खत्म हो गए। मैं एक आजाद बरतानवी शहरी हूँ, और जब तक हिंदुस्तान ब्रिटिश राज के तहत है मैं इसके किसी भी कोने में जा सकती हूँ। इसके लिए मुझे ठाकरों की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सफेद साड़ी का पल्लू इसके फर्श पे फिसलता गया। जानता हूँ माया देवी, बदर खाजान खासा खूबसूरत मर्द है। गाँव की बहुत सी औरतें इस पर दिल हार बैठी हैं। तंज भरा नश्तर था। माया इत्मीनान से वापस पलटी।
जब गांव की औरतों को दिल हारने के लिए बदर खाजन और गोपाल राम जैसे अमीरजादे मिले हों तो जाहिर है चॉइस उनके लिए खासी आसान हो जाती है। सुना है बदर खाजन ने मुसलसल 5 बरस आपको नेजाबाजी के मुकाबले में हराया है। इसकी दुखती रग पे माए ने हाथ रखा था। वो भड़क उठा, तुम इसकी हवेली के जितने चक्कर लगा लो, वो मुसलमान है और तुम ईसाई, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। शादी करनी किसको है? वो तपाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। गोपाल पांव पटकता इसके एक तरफ से निकल गया। मैंने आराम से फर्श पे गिरा पल्लू उठाया और ऊपर सीढ़ियां चढ़ती चली गई। पुराना कब्रिस्तान हर रात की तरह इस रात भी तारीख और सुनसान पड़ा था। बरगद के बूढ़े दरख्त का साया कब्रों पे छाया हुआ था। अंधेरे में खस्ता हाल कब्रें और भी खौफनाक लग रही थी। एक वजूद कब्रिस्तान के खूने में खड़ा कुदाल से मुसलसल जमीन खोद रहा था। गड्ढा कई फीट गहरा हो चुका था, जैसे कोई खोई हुई कब्र हो। इसका स्याह चोगा मिट्टी से अट चुका था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी थी। इसकी कमर और सर झुके थे और हाथ तेजी से चल रहे थे। तारीख आसमान पे बादल इकट्ठे हो रहे थे, हवाएं तेजी से चलने लगी थी। बरगद की बूढ़ी शाखें झूलने लगी, जमीन पे गिरे पत्ते दूर तक उड़ते बिखरते जा रहे थे। चौखापोश ने सर उठाकर ऊपर आसमान को देखा। वहां वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी। जब बिजली चमकती तो एक लम्हे को पूरा कब्रिस्तान रोशनी में नहा जाता और एक खुली कब्र के सराहने खड़ा साया कोई भूत सा दिखता था। हवाएं तेज हो गई और बूंदाबांदी शुरू हो गई तो इसने थके थके अंदाज में वापस मिट्टी भरना शुरू कर दी। मुसलसल तेज बारिश और तूफानी हवाएं इस अमल को मुश्किल बनाए दे रही थी। मिट्टी भीग कर कीचड़ बनती जा रही थी। इसने कुछ देर मजीद कोशिश की और फिर जैसे थक के कुदाल छोड़ दी। बिजली एक लम्हे को जोर से चमकी। इसने भी इख्तियार निढाल से अंदाज में खुद को जमीन पे गिरा लिया। चोगा कीचड़ में लथड़ गया और वो साया खुद में सिमटता सा गया। बादल इसी तरह गरज रहे थे। तूफान अपने उरूज पे था। चौखापोश ने किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह बाजू व घुटनों के गिर्द लपेटे और सर उनमें छुपाकर एकदम रोना शुरू कर दिया। तूफान की रफ्तार तेज होती जा रही थी और इसके दरमियान में दबी दबी सिसकियां उभर रही थी। बहुत थकी थकी जख्मों से चूर सिसकियां दुख और नाकामी की आखिरी हद को छूती बेआस आहें। किधर ढूंढूं मैं उसे? एक भरपूर इंसान की रोती आवाज चोगे में से उभरी। किधर तलाश करूं मैं उसे? पूरा कब्रिस्तान खोद डाला मैंने, मगर वो कहीं भी नहीं है। मैं किधर ढूंढूं उसे? कोई कोना नहीं बचा जिसे मैंने ना खोदा हो। फिर कहाँ गया वो? सिसकियां बुलंद होती जा रही थी, जैसे किसी अजीज तरीन शय के को जाने पर कोई बयान कर रहा हो। मेरे बरसों की रियाजत रायगा चली गई। मेरी बरसों की मेहनत जाया हो गई। खुली कब्र के दहाने बैठा वो वजूद अभी तक रो रहा था। वो दालान में कुर्सी डाले किसी किताब में मुनहमिक थी। जाती सर्दियों की नरम गरम धूप सारे में बिखरी थी इसकी किताबें, जो कि आंखों में दम तोड़ते सरमा की आखिरी सूरज का अक्स था। महारानी जी, महारानी जी, भूपति कोई खबर देने भागती भागती आई थी, मगर उसे देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हाय भगवान, ये कब पहना आपने? मैंने किताब से नजर उठाकर इसकी हैरान निगाहों के ताकुब में खुद को देखा। सफेद चूड़ीदार तंग पजामा और हम रंग लिबास, लंबा सा कुर्ता शानों पे फैला, ये बड़ा सा बेदाग उजला सफेद दुपट्टा और पूरे सुनहरी बालों की ढीली सी चोटी सामने कंधे पे डाली हुई। क्या तुम्हें ये खूबसूरत नहीं लगा? हाय नहीं देवी जी, बहुत सुंदर है। रूप इश्तियाक से इसके चारों तरफ में घूमकर उसे देखती वापस उसके सामने आई। ये खुद सिलवाया आपने? वो जो बात कहने आई थी वो बोलकर पूछने लगी। इसने अभी तक माया को साड़ियों और मगरी लिबास में देखा था। ये नया रूप इसके लिए बहुत मुनफरिद था। तुम्हारे दिल्ली में किसी ने तोहफा तन दिया था। और वो फिर से किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। हमारा दिल्ली? क्यों महारानी जी, क्या दिल्ली आपका नहीं लगता? रूपा वहीं इसके कदमों में बैठ गई। क्या फायदा हिंदुस्तान के शहरों को अपनाने का रूपा? मुझे तो वापस इंग्लिस्तान जाना है। चंद्रमा में रूपति ने कुछ सोते हुए से देखा। सफेद कुर्ता पजामा पहने कुर्सी पे टांग रख कर बैठी वो शहजादियों की तमकनत वाली लड़की क्या ठाकुर गोपाल राज के काबिल थी? इसके जहन में गुज़श्ता शाम गोपाल की वो बातें गूंजने लगी जो इसने इसे बतौर खास बुलवा कर तन्हाई में कही थी। माया तुम पे बहुत भरोसा करती है रूपति, तुम्हें अब इसको अपना हम ख्याल बनाना है। रूपति ने एक चोर निगाह इस पे डाली। वो इसी तरह टांग पे टांग चढ़ाए किताब पे नजर झुकाए बैठती।
कुछ कहना चाहती हो रूपा? वो किताब से नजर हटाए बगैर पूछने लगी तो रूपति को लगा इसकी चोरी पकड़ी गई। क्या ये मुमकिन नहीं है देवी जी कि आप हिंदुस्तान से ना जाए और हमेशा के लिए इधर रह जाएं? जाने भी दो रूपा, शिखर के बाद कौन है अब मेरा? मैं हूँ देवी जी, और आपकी सारी जमीन जायदाद। माया इस्तेज़ाई सी हंसती। क्या कॉम्बिनेशन है रूपति और जमीन जायदाद? तो वो बदर बाबू भी तो है ना, इसका यहाँ क्या जिक्र? इसे अचंभा हुआ। धूप अब कुर्सियों से सिमट कर दालान की दीवारों तक रह गई थी। इसने कभी किसी को अहमियत नहीं दी। रईसों की बेटियां इस पे मरती हैं, मगर वो बहुत मखरूर बंदा है, लेकिन आपकी बहुत इज्जत करता है, तो इस निजाबाद से इज्जत करवाने मैं इधर रह जाऊं? निगाहें फिर से सफे पे झुक गईं। आप चली गई तो मैं उदास हो जाऊंगी, तुम्हें नई महारानी जल्द मिल जाएगी रूपा। रूपति को सिरा मिल गया था। वो जल्दी से बोली, तो आप बन जाए ना नई महारानी। माया ने एकदम किताब बंद कर दी। इसके जहन में जैसे अलार्म सा बजा था। मैं कैसे बन सकती हूँ तुम्हारी नई महारानी? छोटे ठाकुर से शादी करके वो आपको पसंद करते हैं, मुझे सब पता है, मगर ये बात तुम्हारे छोटे ठाकुर ने खुद तो मुझे नहीं कही। आप इशारा दे दें, कह डालेंगे। रूपा का जोश दीदी था। मैं क्यों इशारा दे दूं? कहना है तो खुद कहें। इसने हाथ से बाल संभाले। जाओ मेरे शोफर से कहो गाड़ी तैयार करे, मुझे कहीं जाना है। मैं बस हंडिया देख लूं फिर। रूपा उठने लगी। तुम नहीं रूपा, मैं अकेली जाऊंगी। एक जताती निगाह इस पे डालकर वो खड़ी हो गई। अकेली? रूपति हैरान सी खड़ी हुई। हाँ अकेली, और मैं बात दोहराने की आदी नहीं हूँ। वो हवेली के अंदर चली आई। रूपा वहीं पगचिरा लिए इसे दूर जाते देखती रही। तो अब ठाकुर खदमाओं को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सीढ़ियों के साथ खड़ी आईने में अपना अक्स देखते वो बड़बड़ाई, नहीं ठाकुर गोपाल राज, इतनी आसानी से माया फर्नांडिस को कोई निगल नहीं सकता। वो खामोशी से खड़ी कुछ सोचती रही। दफतन इसके अक्स के पीछे रूपा का चेहरा नमूदार हुआ। शोफर तैयार है महारानी जी। रूपति ने सर झुका दिया। इसकी आवाज बहुत पस्त थी। वो जान गई थी कि इसने माया का एतमाद खो दिया है। वो कुछ कहे बगैर बाहर आ गई। इसकी मोरस और शोफर तैयार थे। वो इसी गाड़ी में दिल्ली से यहाँ तक आई थी और अपने इस्तेमाल के लिए यही गाड़ी इस्तेमाल करती थी। फिर तमाम रास्ता गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर गांव के कच्चे रास्तों को देखती हुई कुछ सोचती आई थी। इसकी सोचे इसके चेहरे से पढ़ना बहुत मुश्किल था। शोफर ने मोरस अमरूद के बागात के सामने रुकी। वो एक दफा पहले शेखर के हमरा इधर आई थी। शेखर ने इसे बताया था कि कच्ची सड़क के इस तरफ वाले बाग राजपूतों जबकि दूसरी तरफ वाले मलिकों के हैं। बहुत रोज बाद आज इसे तनाई मिली थी। वो सीने पे हाथ बांधे खामोशी से घने दरख्तों के दरमियान चलती गई, जैसे कोई सहरा में भटकता मुसाफिर बगैर किसी मंजिल के तयन के यूं ही एक सिमत में बढ़ता चला जाए। माया देवी, कोई इसके पीछे आकर बोला। वो बहुत आराम से पलटी। सामने बदर खड़ा था, हमेशा की तरह हशाश बशाश, और बची। राजपूतों के बाग में एक मलिक का क्या काम नहीं है? तभी तो मलिक सिर्फ अपने इस बाग में आए जहां इससे बेली राजपूतों की महारानी की आमद की खबर मिली थी। अच्छा, ये तुम्हारा बाग है? मैंने लापरवाही से शाने झटके। मैं गलती से शायद इस सिमत आ गई। शेखर का बाग शायद सड़क के उस तरफ है। इसे शेखर का बाग क्यों कहती हैं? वो तो अब आपकी मलकियत है। वो दोनों दरख्तों के दरमियान खड़े थे। धूप दरख्तों के बीच से छन कर उन तक आ रही थी। दूर चिड़िया बोल रही थी। मुझे इन जमीनों जायदादों से कोई दिलचस्पी नहीं है। शेखर की जायदाद अच्छी खासी कीमती है माया देवी। मेरे रिश्ते की दादी बरतानिया की मलिका है, और तुम्हारा हिंद अजीम एक बरतानवी नौआबादी। शेखर के बदर खाजान की जमीन भी क्वीन बदर के राज में आती हैं। तुम एक नौआबादी के गांव के एक बाग की कीमत एक शहजादी को गंवा रहे हो। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये गलती फिर नहीं दोहराऊंगा। वो भी जवाब में मुस्कुरा दिया। तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वो दरख्त के शाख हाथ से टातिया की गुजर गई। इन्हें पहचानती हैं? शाख हाथ में पकड़े पकड़े माया पलटी। वो दरख्त के उस पार खड़ा था। इन दोनों के दरमियान घनी शाखें हायल थी। क्या? बदर ने अपनी हथेली सामने की। सिया मिट्टी के दरमियान चंद मोती जगमगा रहे थे। मैंने शाख छोड़ दी। वो हवा में खोता खाकर झूलने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साकिन हो गई। याद नहीं? इसने बेनियासी से शाने उचकाए। जानता था आपको याद नहीं होगा। किसने दिए थे ये मोती तुम्हें? वो उंगली पे मोतियों की लड़ी मरोड़ रही थी। मैंने एक महारानी को रोकना चाहा था। मेरे हाथ में इसके बालों में जड़े चंद मोती आए थे। इसने कहा था शाही खानदान का दस्तूर है कि जिसने जिस पे हाथ रखा वो इसको दे दिया गया। सो वो मोती उसने मुझे दे दिए। इसने मुट्ठी बंद करके हाथ गिरा दिया। तुमने सिर्फ इसके मोती क्यों छुए? तुम कुछ बेहतर भी अपने नाम करवा सकते थे। अगर आप मेरी जगह होती और कोई मलका आपको छूने पे अता कर देने का इख्तियार दे देती तो आप क्या करती? अगर कोई मदर मुझे ये इख्तियार दे तो मैं इसका ताज लूंगी, मगर तुम मेरी बात नहीं समझोगे। मेरी बात आप नहीं समझी। वो डल्लोजी की मिट्टी में लथड़े मोती वापस जेब में डालकर हाथों में शाखें हटाते हुए उस तक आया। आपकी मोतियों की लड़ी बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी आपको इसके बगैर नहीं देखा। तुम मुझे इसके बगैर देखोगे भी नहीं। क्या कोई खास वजह है? बहुत खास। किसने दी थी आपको? मेरी 13वीं सालगिरह पे क्वीन मदर ने दी है। जानते हो बदर, मैं इसे क्यों पहनती हूँ? वो एक दरख्त से टेक लगाए सीने पे हाथ बांधे पूछ रही थी। मैं इसे अच्छे शगुन के लिए पहनती हूँ।
जब तक ये पास है खुशबख्ती का हुमा मेरे सर पे साया किए रखता है। अगर कभी तुम इन मोतियों को टूट कर बिखरते देखो तो जान लेना कि ये माया ने दिल हार दिया है, या वो मुंतजिर था, या माया ने जान हार दी। बदर ने हाथ बढ़ाकर लड़ी में लगी बदसूरत गिरा को थामा। इसकी उंगलियां माया के मुलायम बालों से मस हुई थी। इधर क्या हारा था? वो गिरा थाम कर पूछ रहा था। और अगर मुझे कभी इससे बेहतर कुछ ऐसा मिल गया जो खुशबख्ती की हुमा को हमेशा मेरे सर पे सेहरे की तरह रखे तो मैं खुद उसे तोड़ दूंगी। बदर ने गिरा छोड़ दी। वो जानता था कि अगर वो नजरअंदाज कर गई तो फिर नहीं बताएगी। आप हमेशा सफेद रंग क्यों पहनती हैं? वो अब साथ साथ चलते बाग के बाहर की सिम पड़ रहे थे। क्या ये हिंदुस्तान की बेवाओं का दस्तूर नहीं है? मगर आप तो, तुम्हारा बीमार घोड़ा कैसा है? वो माया की मोरस तक पहुंच गए थे। शोफर ने उसे देखते ही घर का पिछला दरवाजा खोला। बहुत बेहतर, आप फिर हवेली नहीं आई? मुझे आना था क्या? एक दावत आप पे उधार थी, मगर मैंने कहा था ना मैं वादा करूंगी ना कोशिश, तो फिर उधार कैसा? वो बैठ गई तो शोफर ने दरवाजा बंद कर दिया। बदर ने बंद गाड़ी के उस पार बैठी उस लड़की को देखा। वो अब सामने देख रही थी जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। शोफर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ा दूर आती गाड़ी को दूर जाते देखता रहा। चाची सबके धुले हुए कपड़े ढेर से अलहदा कर रही थी। पास ही जहरा दूसरी चारपाई पे बैठी थी। बदर की कमीज की तह लगाते चाची ने लम्हे भर को जहरा का चेहरा और से देखा। वो इसके हाथों में बड़ी हुई थी। इसके एक एक रंग को चाची पहचानती थी। पिछले चंद रोज से वो इसे बहुत चुपचाप और उखड़ी उखड़ी लग रही थी। जहरा, ए जहरा। तह के कपड़ों का ढेर लगाते चाची ने उसे पुकारा। वो बेदिली सी सवालिया निगाहों से देखने लगी। जा शाबाशी, इस तरफ वाले कपड़े बदर के कमरे में रखा। जनते को कह दो चाची। वो बेजार सी बैठी रही। ना बदर का काम जनते को क्यों कहूं? तेरे होते हुए कोई और क्यों काम करे इसका? मुझे नहीं पता, बस मुझे बदर का कोई काम ना कहा करो। उससे बोलते बोलते इसकी आवाज भर आई। चाची ने देखा इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। जहरा इधर आ मेरे पास। फिर वो टस से मस ना हुई। जहरा इधर आ। मुझसे क्या खफगी? वो सर झुकाए चाची के पास आ बैठी। बदर से झगड़ा हुआ है क्या? मेरा क्यों होगा अब इससे झगड़ा? अब चाची आपके लफ्ज पे चौंक उठी। अब क्या हुआ? बदर तो वैसा ही है। जहरा ने नफी में गर्दन लाई। वो वैसा नहीं रहा चाची। मगर क्या हो गया ऐसा? चाची परेशान हो गई। अब अंग्रेज मेम जो आ गई है गांव में। अब बदर को जहरा किधर? आंसू इसकी पलकों से टूट कर गिरने लगे। तो शेखर की बीवी वजह से परेशान है तो ना हूं? अरे पगली, चाची हंसती। वो तो अंग्रेज है, इसका हमसे क्या जोड़? जोड़ तो इसका ठाकुर शेखर से भी नहीं था। शादी तो फिर भी इसने कर ली थी ना इससे। जहरा बहुत दुखी थी। मगर तुझे इससे क्या डर है? वो तो वापस इंग्लिस्तान चली जाएगी। और अगर वो बदर को साथ ले गई तो? बदर कोई बच्चा है जो इसे साथ ले जाए? जल्दी ना हो तो। चाची हंसते हुए कपड़े तय करने लगी। तुझे नहीं पता चाची, तूने अभी उसको देखा नहीं है। जहरा की आंखों के सामने मुंडेर पे बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की आ गई। क्या मेरी जहरा से ज्यादा हसीन है? नहीं चाची, बहुत हसीन नहीं है, मगर वो साहिरा है और तेरी जहरा को सहर नहीं आता। उसने शिकस्तगी से सर झुका दिया। आंसू इसकी हथेली पे गिर रहे थे। तू गम न कर जहरा। जब इतने बरस विलायत पढ़ने के बावजूद कोई मेम बदर को नहीं हथिया सकी तो चंद दिनों में ये ठाकुरानी क्या कर लेगी? अगर बदर को मेमों के चक्कर में पड़ना होता तो वो भी शेखर की तरह एक मेम उठा लाता। पर अब तो बदर पड़ रहा है ना मेम के चक्कर में। उस रोज वो हवेली आ गई। कल शरफू बता रहा था वो हमारे बाग में आ गई और बदर से लेकर घूमता रहा। कभी मुझे तो बाग की सैर नहीं कराई। सारा गुस्सा और रोब मेरे लिए। इससे तो हंसकर बात करता है। गुस्सा अपनों पे ही किया जाता है। इंसान हक अपनों पे ही जताता है। पराई लड़की को वो क्या कह सकता है? तो हम ना कर। ये गोरी मीमी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। देखती नहीं है कैसे अभी शेखर मरौड़ा भी वो औने पौने जमीन बेचकर वापस जा रही है। जब इतनी बड़ी जायदाद इसका रास्ता नहीं रोक सकी तो एक बदर के लिए वो कैसे रुक जाएगी? इन अंग्रेजों को मोहब्बत रिश्तों का क्या पता भला। शेखर की बात और थी। वो शहर में रहता था। अगर ये लड़की गाँव में रहने वाली होती तो शेखर इसके लिए अलग से शहर में कोठियां क्यों बनाता? पहले दिन ही गाँव में न ले आता। तू भी किसका गम कर रही है जहरा? जाने दे उसको, नजरअंदाज कर। इसने चंद दिन में चले जाना है और बदर कहाँ माँ की बात टालता है। इस घर की बहू सिर्फ तू बनेगी, ये तो बचपन से तय है। अब जा ये कपड़े जाकर बदर के कमरे में रखा। बात जहरा के दिल को लगी थी। वो एकदम हल्की फुल्की होकर उठी और आंसू साफ करती कपड़े उठाकर अंदर चली गई। चाची बाकी ढेर को दूसरी चारपाई पे रखने लगी।
वो पलंग पे आड़ी तिरछी लेटी थी, सफेद बाजू से आंखों को ढांप रखा था शबख्वाबी का गुलाबी रंग का लिबास इसके टखनों से कुछ ऊपर तक आता था और दूधिया बेदाग पांव बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। वो सो नहीं रही थी, यूं लेटी कुछ सोचे जा रही थी। एकदम उसे लगा किसी ने ओले से टखने से कुछ ऊपर इसकी पिंडली पे हाथ रखा। एक झटके से माया उठ बैठी। गोपाल पलंग की पायती के करीब खड़ा था। आप इधर क्या कर रहे हैं? मुन्ना कावरी से कहती उठ खड़ी हुई और वॉल क्लॉक को देखा। रात का 1 बज रहा था। बोरियत महसूस हुई थी। सोचा आपसे गपशप लगा ली जाए। इसकी आंखें हल्की हल्की सुर्खती, शायद वो नशे में था। रात के 1 बजे आपको गपशप लगाने का ख्याल आया है? इसके अंदर गुस्से की लहर उठी थी। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? वो 2 कदम आगे बढ़ा। माया पीछे हटी। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाएं। गुस्से से इसकी आवाज बुलंद होने लगी। माया देवी हम मिल बैठकर। वो चंद कदम मजीद इसके करीब आया। मिल बैठकर क्या? माया ने एकदम उससे कोहनी से पकड़ा और धकेलती हुई दरवाजे तक लाई और इसे पेश करके वो संभल पाता इसने इसे बाहर धक्का दे दिया। आइंदा ऐसी हिम्मत भी की तो देखना माया फर्नांडिस को तुम अभी जानते नहीं हो। और फिर तेजी से दरवाजा बंद करके इसने चटखनी चढ़ा दी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कब आया ये मेरे कमरे में? मुझे पता क्यों नहीं चला? आज जो कुछ हो जाता तो। वो बड़ाई थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बड़बड़ाहट धीमी पड़ती गई। इसने सर घुटनों पे रख दिया। शेखर तुम क्यों मर गए? तुम क्यों मुझे अकेला कर गए? और उस शाम बहुत अचानक से वो बदर को फिर नजर आ गई। वो किसी काम से अपनी जमीनों की तरफ जा रहा था जब कुएं के करीब से गुजरते हुए उसे एक लड़की की पुष्प पे झूलती सुनहरी चोटी दिखाई दी। इसने घोड़े की लगाम खींच ली। वो कुएं के मुंडेर पे बैठी थी। इसकी बदर की जानिब कमर थी। बिल्कुल गुमसुम सी बैठी, सर उठाया आसमान को देख रही थी। वो घोड़े से उतर आया। क्या ठाकुरों ने महारानियों से पानी भरने का काम लेना शुरू कर दिया है? बहुत आहिस्ता से वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। माया चौंक के खड़ी हुई। पहली दफा जब बदर ने उसे यूं चौंकते देखा, वरना वो हमेशा बहुत पुरसुकून रहा करती थी। महारानी अपनी मर्जी से घूम फिर तो सकती हैं। वो संभल कर मुस्कुरा दी, मगर बदर को इसकी मुस्कुराहट बहुत फीकी लगी। इसने बगौर माया को देखा। इसने आज फिर सफेद कुर्ता पजामा और बड़ा सा सफेद दुपट्टा ले रखा था। चेहरे पे सुनहरी लटें गिर रही थी और वो बार बार उंगली से उन्हें कानों के पीछे उड़स रही थी। बदर को वो कुछ परेशान सी लगी। तबीयत नासाज है महारानी जी? वो जैसे फिर चौंकी और नफी में से लाया। नहीं तो हरगिज़ नहीं। इसकी असली बर्जस्तगी आज मफकूद थी। फिर वो वापस मुंडेर पे बैठ गई। बदर भी उसके साथ बैठ गया। दोनों की पुष्ट पे गहरा कुआं था और कुएं की इस तरफ इसका सफेद घोड़ा गर्दन झुकाए झाड़ियों में मुंह मार रहा था। फिर कितनी पल यूं ही खामोशी से सिरकते रहे। बेली राजपूता की ठंडी मीठी शाम डूब रही थी। कुएं के साथ बड़ा सा बेरी का दरख्त था जिसके कच्चे बेर इनके कदमों में बिखरे पड़े थे। वो दोनों कितनी देर डूबती शाम की दम तोड़ती धड़कनों की आवाज सुनते रहे। फिर बदर ने खामोशी तोड़ी। कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं तो। माया ने सर झुका दिया। वह जूते से जमीन पे गिरे बेर इधर उधर कर रही थी। कोई मसला है क्या? वो इसी तरह इस्तरारी अंदाज में उंगलियां चटका रही थी। एक बात कहूँ माया देवी? वो फिर से चौंक कर उसे देखने लगी। कहो। इस गांव में बहुत से लोग से आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, मगर एक बात याद रखिएगा, यहाँ आपकी खैर ख्वाह बहुत कम होंगे। मैंने सर शिकस्तगी से झुका दिया। आज वो बहुत थकी थकी लग रही थी और इस तरह तनहा उधर ना घुमा करे, किसी को साथ लाया करे। मुझे ठाकुरों की खतबाओं पे भरोसा नहीं है और मुझे गांव की फिजा पे भरोसा नहीं है। आप जानती हैं सो कॉल भूत यहाँ फिर रहा है। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जितना मैं उसे जानता हूँ वो आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ आपके खैर ख्वाह बहुत कम है। वो नरमी से समझा रहा था। उसके सुनहरी आंखों में पानी तैरने लगा। क्या वाकई शेखर के बाद यहाँ कोई मेरा खैर ख्वाह बचा है? शेखर से शादी क्यों की थी आपने? आपका और उसका जोड़ नहीं था। माया ने सर उठाकर सामने देखा। दूर उफक पर बादल बिखरे थे। इनके किनारे डूबते सूरज की आखिरी किरणों से सुर्ख पड़ रहे थे। मोहब्बत ये सब नहीं देखती बदर, मगर कम से कम उसको तो देखती है जिससे मोहब्बत की जा रही हो। माया ने उदास मुस्कुराहट से उसका चेहरा देखा। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। रकावत का जज्बा कहीं ना कहीं इसकी आंखों से झलकता था। हाँ, उसी को तो देखा था। वो फिर से सामने देखने लगी। नारंगी बादलों के सामने से परिंदों का होल उड़ा था, मगर क्या देखा था? बरतेने की शहजादी और शेखर हिंदुस्तान का एक ऐसा रईज़ादा जिसे हजारों रईज़ादे यहाँ बिखरे पड़े हैं। वो सामने परिंदों के होल को देखती जख्म खोदा सी मुस्कुरा दी। तुम क्या जानो निजाबाज लड़के, मैंने इसमें क्या देखा था वो जो हिंदुस्तान के किसी रईस के पास नहीं था। तुम जान गए तो शायद सदियों अपनी जगह से हिल नहीं सकोगे। और क्या था वो? माया मुंडेर से उठी और झुककर बेर चुनने लगी। 5 मोटे मोटे बेर चुनकर वो सीधी हुई। ये देखो। इसने 5 बेर हथेली पे रखे और बदर हथेली के तरफ देखने लगा। अगर मैं इन बेरों को बारी बारी चारों तरफ में फेंकूं, ऐसे इसने एक एक करके चारों बेर पूरी कुव्वत से शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ उछाल दिए। चारों बेर कंपास की सुइयों की तरह दूर जा गिरे। इसने आखिरी बेर ऊपर आसमान की तरफ उछाला। बेर तेजी से हवा में ऊपर उठता गया। माया और बदर गर्दन ऊपर उठाए उसे देखते रहे। वो काफी ऊपर जाकर एक सानियों को हवा में ठहरा, फिर नीचे आन गिरा। देखा तो
इस बुलंद तरीन पॉइंट को जहाँ वो बेर जाकर ठहरा था बदर ने किसी मामूल की तरह सर हिलाया और वो चारों बेर दिखे थे जो दूर दूर जा गिरे जैसे किसी चकोर के चारों कोने हो। अब तुम रियाजी को किस तस्वीर की तरह चारों बेरों की लकीर से जोड़ दो और समझो कि इन लकीरों की जगह बुलंद दीवारें हैं जो ऊपर से इस पॉइंट तक जाती हैं जहां तक आखिरी वो बेर गया था। फिर तुम इस चकोर को ऊपर से नीचे तक सोने चांदी और जवाहरात से भर दो। तब भी ये तमाम कीमती जवाहरात मिलकर भी इसको बराबर नहीं कर सकते जो मैंने शेखर में देखा था। वो वापस डेट पे बैठ गई। और आपको लगता है शेखर को भी आपसे इतनी मोहब्बत थी जिसके आगे दुनिया की तमाम दौलत का ढेर हीच है? हाँ बिल्कुल। वो फखर से मुस्कुराई। इसी पल एक तितली इसके चेहरे के सामने से गुजरी। माया चौकी फिर हाथ उठाकर तितली को थामना चाहा मगर वो उड़ गई। वो एकदम इसके पीछे दौड़ती गई। तितली बेरी के दरख्त के पीछे छुपने लगी मगर माया ने किसी मासूम शरारती बच्चे की तरह हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लिया। फिर बंद मुट्ठी लेकर बदर की तरफ आई। मुझे तितलियां अच्छी लगती हैं, वो छीप कर बता रही थी। अब आप बेहतर लग रही महारानी जी, वरना इतना तो मैं जान गया हूं कि आप परेशान हैं। माया के चेहरे से साया सा गुजर गया। इसने मुझे सख्ती से बिजली शायद इसे भूल गया था कि अंदर तितली भी है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो शिकस्त और दसी वापस बैठ गई। आपकी आंखें सुर्ख हैं जैसे आप रात भर से सोई नहीं है। माया ने सर झुका दिया। इसकी आंखें भर आई थी। मैं खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी हूँ। ठाकुरों की हवेली बहुत महफूज है। वो चोगा पोश उधर नहीं पहुंच सकता। मैंने सर उठाया और भीगी आंखों से उसे देखा। मैं ठाकुरों की हवेली में खुद को गैर महफूज समझती हूँ। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बदर ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? फिर जैसे से ख्याल आया क्या गोपाल ने कुछ कहा है? इसके माथे पे शिकने उभर आई। वो 2 रोज पहले रात को मेरे कमरे में आ गया। बहुत मुश्किल से मैंने इसे बाहर निकाला और कल रात वो फिर आया था। कल रात? मैंने सोचते हुए सिर उठाया। कल रात एक अजीब सी बात हुई। मैं कमरा बंद करके बत्तियां गुल करके बालकनी में बैठी थी कि वो कंफ्यूज से चुप हो गई। बताइए माया देवी। बालकनी से हवेली का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। वहां कुछ गोदाम और जानवरों के बाड़े बने हैं। कल पूरे चांद की रात थी। मुझे जानने में बस इतना नजर आया कि कोई लंबा सा शख्स जिस्म के गिर्द सियाह चादर या कोई बड़ा सा कपड़ा लपेटे एहतियात से इधर उधर देखता अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इतनी रात को चोरों की तरह क्यों दाखिल कोई होगा हवेली में? मैं ये समझ न सकी मगर मैं समझ गया हूँ वो वही भूत था और यकीनन इस वक्त पुराने कब्रिस्तान से वापस आ रहा था। मगर वो हवेली में क्यों आया? इसलिए कि इसका ताल्लुक आपकी हवेली से है। माया सुन कर रह गई। कौन? गोपाल? बदर खामोशी से उसे देखता रहा। तुम्हें तो मंगल सिंह ने इस भूत का नाम बताया था? क्या इसने गोपाल नाम लिया था? क्या वो गोपाल है? बदर ने आहिस्तगी से नफी में सिलाया। फिर कौन है वो बेकरारी से बोली। आप यकीन नहीं करेंगी, तुम बताओ तो सही। मैं इस तजस्सुस से बेजार हो चुकी हूँ। तो फिर सुनिए, वो भूत दरअसल ठाकुर शेखर राज है। माया की मुट्ठी खुल गई। मरी हुई तितली नीचे आन गिरी। साकित सी उसे देख रही थी। शेखर जिंदा है? वक्त रुक गया। लम्हे साकिन हो गए। फिजा थम गई। वो इसी तरह गुमसुम से देखी गई। हाँ, जहां तक मेरा कयास है वो जिंदा है। सामने आसमान पे उतरते बादल देख रहा था। माया ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। सब कुछ जैसे गुटमुट हो रहा था। मंगल सिंह के अल्फाज, शेखर का जिंदा होना, दिल्ली राजपूतों का भूत, क्या सच था क्या झूठ? वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस सूरत हाल को क्या समझे। कितने पल से रख गए तो इसने सिर उठाया। दूर नीले उफक पे सुर्ख बादल बिखरे थे। बदर अभी तक उनको देख रहा था। दफतन उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसने पहली दफा माया की उड़ी हुई रंगत देखी थी। वो इसे इतनी परेशान और बेयकीन पहले कभी नहीं लगी थी जितनी डूबती शाम के उस समय लग रही थी। माया। उसने धीरे से इसका हाथ हिलाया। इसकी जिल्द बहुत मुलायम थी जैसे मोम की बनी हो। वो इसी तरह बेयकीन सी उसे देख रही थी। माया। बदर ने उसे फिर पुकारा। बेरी के दरख्त से कोई परिंदा जोर से उड़ा। शाखें जोर से झंझना कर रह गई। चंद बेर टिप टिप इनके कदमों में आन गिरे। तुम कैसे कह सकते हो कि वो जिंदा है? वो पल के झपकाए बगैर उसे दिख रही थी। बदर का हाथ अभी तक उसके हाथ पे था। तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है? मुझे यकीन है कि वो मर चुका है। वो दबी दबी से चिल्लाई। मंगल सिंह ने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। बदर ने हाथ खींच लिया। मैं कब्रिस्तान के करीब से घोड़े पे गुजर रहा था। मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। मैं घोड़े से उतरकर अंदर आया तो खून का दरिया था और मंगल सिंह तड़प रहा था। मैं लपक कर उसके पास गया। उसका चेहरा थपथपाया मगर इसकी आखिरी सांस थी। मैंने इससे पूछा, चौधरी तुझे किसने मारा है? तू इधर क्यों आया था? वो हाथ उठाकर मुश्किल बोला, वो भूत। तुझे भूत ने मारा है? कौन था वो? मंगल सिंह नफी में सरने लगा। वो भूत नहीं, वो शेखर। बस यही अल्फाज मैं समझ सका। इसने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। क्या पता मंगल सिंह को गलत फहमी हुई। यकीन नहीं करना चाह रही थी। मरता आदमी झूठ नहीं बोलता। मगर तुम कैसे कह सकते हो कि शेखर जिंदा है? और तुम कैसे कह सकती हो कि शेखर मर चुका है? वो आपसे तुम पर आ गया था। बदर। वो सदमे से उसे देखती रही। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? मैं अमृतसर में थी और जब तक मैं वहां पहुंची इसकी चिता
जल चुकी थी। वो मर चुका था बदर, वो जिंदा नहीं हो सकता। वो बेचैन सी होकर उठ खड़ी हुई, फिर अपनी हथेली को देखा। हथेली खाली थी मगर तितली के रंग इसमें रह गए थे। मैंने इसका चेहरा नहीं देखा मगर एक गवाही दिल देता है, और मेरा दिल गवाही देता है कि वो मर चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी मुट्ठी में बंद तितली। जाने कब मर गई, मैंने वो मरी हुई तितली नहीं देखी मगर मुझे इसके ये बिखरे रंग बताते हैं कि वो मर गई है। मैंने इधर उधर जमीन को देखा, मुर्दा तितली वहां नहीं थी। हवा का कोई झोंका उसे उड़ाकर दूर ले गया था। माया, शेखर का मुर्दा चेहरा तुमने तो क्या गांव में किसी ने नहीं देखा? उसको उसकी गठरी घड़ी से पहचाना गया। क्या तुम्हें ये सब बहुत सादा सा लगता है? वो इधर इसकी मौत और इधर इसकी चिता जला दी गई। ठाकुर रघुनाथ कह रहे थे कि लाश की हालत बहुत खराब थी, सो इसलिए ऐसा करना पड़ा। दर्द ने इस्तेजायत सर झटका और मुंडेर पर दोनों हाथ रखे, सर झुकाकर कुएं में झांका। ये सब इतना सादा और कुदरती नहीं है जितना बताया गया है। ठाकुर ने पुलिस को तफ्तीश नहीं करने दी। आखिर क्यों? मुझे क्या पता क्यों। वो खौफ से खड़ी हो गई, मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो जिंदा हो सकता है। बदर अब तक मुंडेर पर झुका कुएं में देख रहा था। माया ने भी इसके हाथ की तरफ कुएं में झांका। स्याह पानी में सफेद आसमान और दो साए नजर आए थे, एक मर्द का और एक औरत का। औरत का साए में इसके कंधे पर पड़ी चोटी और शानों पर फैला दुपट्टा वाज़ेह था। तुम तो कहती थी कि तुम मेरी बात पे यकीन कर लोगी। मैं अब भी यही कहती हूँ। फिर मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करें? क्योंकि ये तुम्हारी नहीं, मंगल सिंह की बात है। मरता आदमी झूठ नहीं बोलता लेडी शेखर। वो सीधा होकर तलखे से बोला। माया पानी को देख रही थी। वहां सिर्फ एक साया था, झुकी हुई औरत और उसके कंधे पे पड़ी चोटी। और मैंने मरने वाले आदमी की सच पर तब तक एतबार नहीं करना जब तक मैं शेखर को देख नहीं लेती, वरना मेरे लिए वो मर चुका है। औरत के साए के ऊपर से परिंदों के गोल का साया उड़ रहा था। माया ने गर्दन उठाकर आसमान को देखा। वहां कौवे गोल में शुमाल की जाने पड़ते जा रहे थे। जिस दिन शेखर की मौत वाकई हुई उस दिन वो कहाँ था? मैं उस रोज अमृतसर में थी। मुझे नहीं मालूम। एकदम ही वो तेज से बोली, लहजा तल्ख हो गया। बदर इसी तरह सामने सुर्ख किनारों वाले बादल को देख रहा था। सब क्या बताते हैं? वो आखिरी बार किधर गया था? मुझे मालूम नहीं। वो सीने पे हाथ बांधे कुएं से टेक लगाए खड़ी थी। किसी मुलाजिम ने कुछ तो बताया होगा, मालूम नहीं। वो अभी भी सुर्ख बादलों के पीछे डूबते सूरज को देखती थी। हाँ, रूपा ने आखिरी दफा इसे कच्चे रास्तों पे देखा था। खोजी ने भी ये कहा था कि मेहमान खाने में जाने से कबल पुराने कब्रिस्तान की तरफ। वो एकदम रुक गई और बदर को देखा। वो भी जैसे चौंक कर उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर माया ने सर झुका दिया। शायद इसी ने हार मान ली थी। शेखर मरने से पहले पुराने कब्रिस्तान गया था, बदर ने दोहराया। इसने जवाब नहीं दिया। इसी तरह सर झुका कदमों में बिखरे कच्चे बेल देखती रही। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन है? मैंने थके तंगे अंदाज में सर उठाया। इसकी सुनहरी आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। वाकई बदर? क्या वो जिंदा हो सकता है? अगर वो हुआ तो हमें खुशी होगी। इसके गुमसे चेहरे पे मखमूम सी मुस्कुराहट निकल गई। वो गौर से उसके चेहरे पे उतरती खुशी की रमक को जांच रहा था। बहुत मोहब्बत थी तुम्हें उससे? है, अभी तक इतनी ही है। अगर वो जिंदा है तो क्या तुम मेरा शौहर ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वो भी कसम मुस्कुराया। मगर याद रखना, मंगल सिंह के कातिल के साथ ना मेरी हमदर्दी होगी और ना तुम्हारी होनी चाहिए। इसका स्याह लहजे पे मैंने ठटक कर बखौर उसकी आंखों में देखा। बहुत तफाखुर से मुस्कुराई। तुम जलते हो शेखर से? उठी हुई गर्दन जताता हुआ मखरूरन अंदाज, वो भी गदा लिए हुए। वो इतना मशहूर था कि तरतीब भी ना कर सका। वो इसे ठीक कहता था। वाकई मलका थी, बेली राजपूता की मलका। तुम्हें शेखर से कोई रकाबत नहीं होनी चाहिए। इसने चोटी कंधे पे से कमर पर फेंक दी। लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन अगर वो भूत शेखर है तो मुझे यकीन है वो कुछ गलत नहीं कर सकता। इसका फैसला वक्त करेगा। माया ने सर उठाकर आसमान को देखा। सुर्ख बादल बिखरते जा रहे थे। शाम डूबने को है। मैं चलती हूँ। फिर जाते जाते मुड़ी, सुनो, मुझे हवेली तक छोड़ाओगे? मुझे तुम्हारे बेली राजपूता के रास्ते नहीं आते। वो मुस्कुरा के उसके साथ चल दिया। रास्ते नहीं आते तो यहाँ तक कैसे पहुंची थी? वो जीप का रास्ती। मैं तो रास्ता भटक कर इधर मदद की तलाश में बैठी थी। वरना तुम्हें लगता है राजपूत अपनी बहू बेटी से पानी भरवाएंगे? वो साथ साथ चलते रहे यहाँ तक कि खेत सामने आ गए। वो वहीं रुक गया। लीजिए लेडी शेखर, आपकी हवेली सामने है, अंदर तक नहीं आओगे? वो खेतों के साथ खड़े मुस्कुराकर बातें कर रहे थे और ये मंदिर अपने कमरे की खिड़की से ठाकुर गोपाल राज ने बहुत गौर से देखा था। वो जगह वहां से इतनी दूर न थी। अंदर आने का फायदा? राजपूतों की मेहमान नवाजी का लुत्फ नहीं लोगे? वो तलखे से मुस्कुरा दिया। कुछ बोला नहीं। मैंने इसके पीछे खेतों के इस पर कच्चे रास्ते को देखा जो दूर तक जाता था। वहां से पुराना कब्रिस्तान नजर नहीं आता था, मगर कब्रिस्तान की अजीब खौफनाक और पुरस्कार फिजा पूरे कच्चे के रास्ते को अपने लपेट में लिए हुई थी। जैसे धूल मिट्टी की इस पर घंटी पे अनदेखी रूहें सफेद लिबादों में उड़ती फिर रही हूँ। माया ने एक झुरझुरी ली और वापस तेजी से हवेली की तरफ बढ़ने लगी। बड़े गेट के सामने हवेली की वाहिद मोटर खड़ी थी। इसने रुककर माया ने खेज मुस्कुराहट से जीप को देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो जो कुछ ठाकुर गोपाल राज को दिखाना चाहती थी दिखा चुकी थी। गोपाल से इसका सामना खाने की मेज पे हुआ। हवेली में पहले जाने
खाने का क्या तरीका कार था, मगर जब से मैं आई थी इसने खाना हमेशा डाइनिंग हॉल में लकड़ी की कीमती डाइनिंग टेबल पे लगते देखा था। शायद वो डाइनिंग हॉल महज अंग्रेज व शहरी मेहमानों के लिए रास्ता किया गया था। वो खामोशी से रकाबी पर सर झुकाए बैठी थी। ठाकुर रघुनाथ और गोपाल आगे पीछे दाखिल हुए। नमस्कार देवी। ठाकुर रघुनाथ ने कुर्सी खींचते हुए सादा अंदाज में कहा। माया ने सर उठाया। गुड इवनिंग, और सर झुकाकर फिर से खाने लगी। हवेली में कोई किसी का खाने का इंतजार नहीं करता था। ठाकुर रघुनाथ ने इसे कह रखा था कि वो इंतजार किया भी ना करे। वो ना भी कहते तो भी वो राजपूतों का इंतजार करने वाली औरत नहीं थी। वो अपने सब काम वक्त पे करती थी, बिना किसी की मदाखलत या इंतजार के। गोपाल खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गया। माया आराम से प्लेट में मौजूदा चावल खत्म करती रही। कल पटवारी आएगा, नहर वाली जमीन का सौदा हो गया है, मुनासिब दाम मिल रहे हैं। इससे ज्यादा आप इस इलाके में कोई मुनासिब जमीन नहीं खरीदेगा। वो मसरूफ से अंदाज में बता रहे थे। बहुत बेहतर। वो रकाबी खिसका कर उठ खड़ी हुई और नजाकत से चेहरे पर आए बाल हटाए। कौन खरीद रहा है वो जमीन? मैं। गोपाल ने सर उठाकर फातिहाना निगाहों से देखा। ठाकुर रघुनाथ मसरूफ से अंदाज में खाना खाते रहे। वो उठते उठते बैठ गई। आप? मगर क्यों? इसके चारों तरफ खतरे की घंटियां बजने लगी। आपको जमीन बेचनी तो है ना? मगर वो आपको नहीं बेचनी। क्या फर्क पड़ता है कि किसको बेचनी है? दाम तो आपको एक ही मिलेंगे। वो लापरवाही से कह रहा था। और मुझे ये कौन बताएगा कि बेहतर दाम कौन से हैं? वो अपने गांव से एकटे गोपाल को देख रही थी। आपको पिताजी पे एतबार होना चाहिए। मैंने ठाकुर को देखा। वो अभी तक दिमाग से खाना खाते। वो मुस्तरफ सी होकर खड़ी हो गई। मगर वो जमीन मैं आपको नहीं बेचना चाहती छोटे ठाकुर साहब। इसकी आवाज में गुस्सा उतर रहा था। गोपाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर ठाकुर रघुनाथ ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। आराम से माया बेटा। उनके लहजे की शफकत में मसनूईपन था। अगर आप नहीं बेचना चाहती तो ठीक है, हम किसी और पार्टी से बात कर लेंगे। आप अपनी डिमांड बता दे, मैं मशवरे के बाद बताऊंगी। हाँ, पटवारी से मशवरा? मैं अपने शौहर से मशवरे के बाद बताऊंगी। ठाकुर रघुनाथ के हाथ से निवाला गिर गया। पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। तेज तेज चलती हुई दरवाजे तक आई। आप शादी कर रही हैं? दोनों बाप बेटा हक्का बक्का उसे देखते। बमुश्किल ठाकुर रघुनाथ के मुंह से निकला। जहरा थाल में चावल लिए मगन सी गुनगुनाती हुई बालाई मंजिल के बड़े से बरामदे से गुजर रही थी। एकदम छटक गई। नीचे बड़े से दालान के कोने में पीपल के घने दरख्त के साथ झूला बंधा था और बदर इस झूले के साथ खड़ा था। इसे लगा झूले पे बैठा है कोई। वो चंद कदम आगे और रेलिंग से नीचे झांका। नीचे का मंजर देखकर उसे हैरत का झटका लगा। वो माया थी, मीम साहब। हाल पे इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो सांस रोके से देख रही थी। वो बहुत शाना मुतमईन से अंदाज में झूले पे बैठी थी। झूला होले होले हिल रहा था। इसने सफेद स्कर्ट, सफेद ब्लाउज, इसकी आस्तीनें कलाई तक आती थी पहन रखा था। इस जमाने में अंग्रेज शुरफा की औरतों में खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपने को शराफत और खानदानीपन की अलामत समझा जाता था। अभी दूसरी जंग अजीम नहीं हुई थी और जल्द जाहिर करने का और अपनी जल्द को जाहिर करने का रिवाज नहीं पड़ा था। इसकी गोद में सफेद रंग का हेड पड़ा था। वो हेड गोद में रखे होले होले झूले ले रही थी। सुनहरी बाल शानों पर बिखरे थे। मोतियों की लड़ी सामने को थी और वो खुद को गर्दन उठाए मुकाबिल खड़े बदर से हंसते हुए कोई बात कह रही थी। बदर की जहरा की जानिब पुश्ती। वो भी गिरदो पेश से बेखबर इसकी जानिब मुतवज्जा था। वो सुस्त कदमों से चलती हुई बरामदे तक आई जहां चाची इसका इंतजार कर रही थी। बड़ी देर कर दी जहरा, इसने बिना जवाब दिए थाल चाची को तमा दिया और खुद दीवार से टेक लगाकर झूले का मंजर देखने लगी। बरामदे के कोने पे नीचे लगे पेड़ का सिरा पहुंच रहा था और साया था। पत्तों से लदी शाखें बरामदे में झुक कर आ रही थी। वहां से माया, बदर और पीपल के दरख्त के साथ बंधा झूला शाखों के बीच झरोकों से नजर आ रहा था। जहरा इसी तरह बदर को देखे गई। इसने दरमियान से पत्ते नहीं हटाए। दरमियान में बहुत कुछ आ गया था। वो क्या क्या हटाती? इधर क्या देख रही है जहरा? चाची चावल साफ करते सर झुकाए बोली तो इसने गर्दन फेर कर चाची को देखा। फिर कुछ बताने के लिए लब खोले मगर रुक गई। चाची सर झुकाए बैठी थी और दालान को नहीं देख रही थी। वो ये मंजर पहले ही देख चुकी थी। कब आई ये? अभी थोड़ी देर हुई है। चाची आम से लहजे में कहकर चावल से कंकर चुनती रही। और क्यों आई है ये इधर? वो रेलिंग की जानिब से रुख मोड़कर चाची की तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। चाची ने सर झुका दिया। अब जहरा की पुष्ट पे चाची को सिर्फ झुकी शाखें दिखाई दे रही थी। माया, बदर और झूला छुप गए थे। कोई काम होगा इसे बदर से? बहुत देर बाद चाची बोली। बदर कब से राजपूतों के काम करने लग गया? वो चमक कर बोली। वो राजपूत नहीं है मेरी धी, वो फरंगी है। बदर को तो फरंगी कभी अच्छे नहीं लगे। खुद तो कहता था ये फरंगी हम पे गासिब हैं और हम उनके गुलाम। इसमें मेम साहब का क्या कसूर है? उससे बोलते बोलते जहरा का गला रंध गया। वो बदर को अपनी तरफ माइल कर रही है। वो बच्चा है जो माइल हो जाएगा। बच्चे माइल नहीं होते चाची, जवान मर्द हो जाते हैं। झल्ली, तू उसको नजरअंदाज कर। वो कौन सा हमें शक्ल यहाँ ही है? चाची पुरसुकून सी कंकर चुनकर एक तरफ कर रही थी। वो जल्द ही इंग्लिस्तान वापस चली जाएगी। नहीं चाची, वो बदर को लेकर ही इंग्लिस्तान जाएगी। क्या इंग्लिस्तान में मर्द खत्म हो गए जो वो हिंदुस्तानी साथ ले जाएगी?
शेखर भी तो हिंदुस्तानी मर्द था। जहरा के पास हर बात का जवाब था। शेखर की और बात थी वो हिंदू था और बदर मुसलमान है, ये लड़की हिंदू है नहीं, ये ईसाई है, मुझे बदर ने खुद बताया था। जाने दे जहरा, तू भी किसका गम करती है, ये घर बसाने वाली औरत नहीं है, ये और तरह की औरत है। तेरी चाची ने भी दुनिया देख रखी है, इसके नाजो अंदाज गौर से देख, मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाली नहीं। जहरा ने पलट कर नीचे दालान को देखा। पीपल के साथ बंधा होले होले हिलता झूला खाली पड़ा था। बदर अकेला इसके साथ खड़ा जैसे कुछ सोच रहा था। वो चली गई चाची। जहरा ने इत्मीनान से गहरी सांस खारिज की। दिल को जैसे ढेर सुकून मिला और फिर सुकून के साथ वो वापस चाची की तरफ मुड़ी और तब इसने देखा माया सामने चौखट में खड़ी थी। जहरा का दिल धक से रह गया। वो क्या और कितना सुन चुकी थी। इसने शर्मिंदा सी नजर माया पर डाली। इसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट सा मुस्कुराता था। जहरा कुछ अंदाजा न कर पाई। चाची भी इसी कदर शर्मिंदगी से माया को देख रही थी। चावलों का थाली इसने कप का नीचे रख दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जहरा के करीब और इसका बिल्कुल मुकाबिल रुक गई। दोनों खामोशी से एक दूसरे को आंखों में देख रही थी। नीचे झूले के साथ खड़े बदर ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा। पीपल के पेड़ की ऊपरी शाखों के पार उसे रेलिंग दिखाई दे रही थी। वहां बरामदे में दो लड़कियां खड़ी थी, एक सियाह शलवार कमीज और रंगदार परांदे वाली जहरा बतूल और इसके सामने स्कर्ट ब्लाउज और सुनहरे बाल वाली माया फर्नांडिस। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसने इन दोनों के चेहरों का मवाजना किया। तेल लगे बालों का परंदा बनाया, चेहरे पे चंद ढलती लटों वाली गंदमी चेहरा और दूसरा सुनहरी आंखों वाला चेहरा जिसपे हेड के जैसे जालीदार नकाब गिर रहा था। ये सामने की बात थी कि जहरा ज्यादा खूबसूरत थी और ये भी सामने की बात थी कि इस फिरंगी लड़की में कोई ऐसा लहसन जरूर था जिसके सामने बेली राजपूता की सबसे सुंदर लड़की दिखाई नहीं देती थी। जब वो किसी जगह होती तो बस वही वहां होती थी। बाकी हर फर्द हर जीना पस मंजर में चला जाता था। वो राज करने के लिए पैदा हुई थी, इसे देखकर यही लगता था। बदर को माया के हिलते हुए लब दिखाई दिए मगर इतनी दूर से वो अल्फाज नहीं सुन सकता था। सुन भी लेता तो समझ ना पाता। नहीं समझने के लिए अभी इसे बहुत वक्त और तजुर्बा दरकार था। तुम भी किसका गम करती हो जहरा, तुम्हारी चाची ठीक कहती है। उसे आंखों से जहरा की आंखों में दिख रही थी। लबों पे वही मासूम खूबसूरत मुस्कुराहट थी। माया घर बसाने वाली औरत नहीं है, माया तो बहुत मुख्तलिफ औरत है। इसकी दुनिया बहुत अलग है, तुम सबसे बहुत अलग। जहरा पलक झपके बगैर इसकी सुनहरी आंखों में देखी गई। माया किसी को अपनी तरफ माइल नहीं करती, मुतवज्जह नहीं करती, खींचती नहीं है। लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। वो माया के साथ चलना चाहते हैं, माया का हाथ थामना चाहते हैं। माया उन्हें अपने साथ चलने देती है मगर उनका हाथ कभी नहीं थामती। हाथ थामेगी तो जब बिछड़ेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। और माया दिल तोड़ने हिंदुस्तान नहीं आई, वो लोगों को अपने साथ अपने रास्ते पे चलने देती है। तुम बुरा मत मानो, आखिर कितनी देर वो इस अनजान रास्ते पर चलते रहेंगे, कब तक इसके कदम से कदम मिलाते रहेंगे। माया का रास्ता तो बहुत अलग, बहुत जुदा है, बहुत जुदा है। वो कितनी ही दूर इसके साथ क्यों न चलें, क्या फर्क पड़ जाएगा। माया तो एक दिन इस रास्ते पे चलते चलते उड़ने लगेगी, तब वो क्या करेंगे। उड़ने के लिए पर कहाँ से लाएंगे। माया ने जब हाथ नहीं थामा तो पर कैसे देगी। जहरा चुपचाप उसे सुनी गई। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो ठीक कहती थी, वो किसी को माइल नहीं करती। लोग खुद ही कच्ची डोरी से खींचे चले आते हैं। आज बहुत दिनों बाद जहरा को माया बुरी नहीं लगी थी। इसको इससे नफरत, रकाबत और हसद महसूस नहीं हुआ था। आज पहली दफा इसे वो बेसर लगी थी। वो इसी तरह गुमसुम सी सफेद जाली के पीछे मौजूद मोमी चेहरे को देखी गई। पर क्या फर्क पड़ता है अगर वो जहरा से ज्यादा हसीन नहीं थी तो। वो तो सहरा थी। वो जहरा को सहर करना कहाँ आता था। तुम भी किसका गम करती हो जहरा। वो मुस्कुराई फिर पलट कर वापस सीढ़ियां उतर गई। इसकी लंबी स्कर्ट जीनों पे इसके पीछे फिसलती गई। जहरा पत्थर का बुत बनी गुमसुम सी सीढ़ियों के किनारे पे पड़े पर्दे को हिलता देखती रही। वो नीचे आई तो बदर इसके इंतजार में खड़ा था। वो बेनियाज से अंदाज में झूले पे बैठ गई। झूला आगे पीछे होले होले झूलने लगा। माया, बदर ने उसे पुकारा। वो मुड़े बिना बेनियाजी से क्यारे को देखती रही। मिल ली जहरा से, इसने जवाब नहीं दिया, बस स्विमिंग पूल को देखी गई। वो उसी तरह मुंतजर सा झूले की रस्सी थामे रहा। पीपल की ऊपरी शाखों के उस पार खड़ी जहरा इस तरह खोई खोई सी दोनों को देख रही थी। बाहर आ गई है, फूल बहुत खुशनुमा लगते हैं तुम्हारे बेली राजपूता में। फिर इसने चेहरा मोड़ा। तुम्हारी कजन जहरा। बदर ने सवालिया निगाह से उसे देखा। शी इज इन लव विद यू। वो मुस्कुराती निगाह के साथ पूछ रही थी। मालूम नहीं, वो शाने उचकाता अनजान बन गया। माया हंस पड़ी। अदाकारी मत करो। क्या? इसने फिर बेखबरी दिखाई। वो झूले से उठ खड़ी हुई और इसका चेहरा बिल्कुल सामने ले आई। कम से कम मेरे सामने अदाकारी न करो। मैं तो लंदन। एकदम बोलते हुए वो खामोश हो गई। बदर ने अधूरे फिक्र पे ध्यान नहीं दिया। सही। वो गहरी सांस लेकर रह गया। खैर, मैं कुछ कह रहा था। कब? अब तुम अनजान बन रही हो। तुम बहुत कुछ कहते हो, मैं किस किस का हिसाब रखूं। बदर ने कुछ कहना चाहा, फिर जैसे इरादा बदल कर बोला, अभी जहरा को देख कर मिले
मिलने चले जाने से पहले मैं तुमसे पूछा था, तुम उस रात शेखर को, मेरा मतलब है संभल कर वो वजाहत करने लगा था, मगर वो बुरा मान गई थी। तुम क्यों समझते हो शेखर ऐसा कर सकता है? वो कोई भी हो सकता है। जब तक मैं इस चोगापोश को अपने सामने नहीं देख लेती मुझे यकीन नहीं आएगा कि वो शेखर ही है। तुमने उस रोज उसे अपने सामने देखा था। मैं वसूख से नहीं कह सकती कि वो चोगापोश ही था। हो सकता है वो कोई मुलाजिम वगैरह हो जो रात को किसी काम से गोदाम की तरफ जा रहा हो। आधी रात में मुलाजिम का गोदाम में क्या काम? शाम के बाद नौकर वगैरह अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इतनी रात गए कोई हवेली का फर्द ही। बहरहाल जब तक साबित नहीं हो जाता कि वो कौन है तब तक तुम इसे शेखर नहीं कहोगे। माया का लहजा ठोस और हतमी था। बदर बेसाख्ता जख्मी सा मुस्कुरा दिया। इतनी मोहब्बत है तुम्हें उससे? वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम क्यों जलते हो? मैं क्यों जलूंगा? वो फिर से अनजान बन गया, जैसे मैं नहीं जानती। क्या? वो चौंका। भरम रहने दो, उसे मत तोड़ना। वो मबहम सा मुस्कुराई, फिर कुछ सोचकर बोली, वो इस रात गोदाम गया था। आओ चलकर गोदाम दिखाते हैं। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझा था। मेरे साथ हवेली चलो, देखते हैं कि गोदाम में क्या है। जगह देखकर ही इल्म हो जाएगा कि आजकल वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। मगर मैं राजपूतों की हवेली नहीं जाता। आज तुम जाओगे। वो जवाब सुने बगैर हुक्म सादिर कर चुकी थी और फिर बदर को इसके साथ चलना पड़ा। पीपल की झुकी शाखों के उस पार से जहरा ने देखा। वो दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते मुतमईन से साथ साथ रोज पे चलते हुए दूर जा रहे थे। और फिर जहरा चौकी। माए ने बदर का हाथ नहीं थाम रखा था। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे माए की बातें समझ में आने लगी थी। दरवाजे तक पहुंचकर बदर ने माजरत कर ली। अभी मेरे लिए राजपूतों की हवेली जाना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपके इस चोगापोश को ढूंढने में मदद जरूर करूंगा। अपनी कजन का ख्याल रखना। जाते समय कहे गए इसके अल्फाज पे वो बाद में काफी देर और करता रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। दोनों हाथ सीने पे बंधे थे, बाल चुटी में मुक्की थे और चेहरे पे सोचों का जाल बिछा था। वो काफी देर से इसी तरह टहलते हुए कुछ सोचे जा रही थी, फिर थक कर पलंग पे बैठ गई। महाराजा पलंग भारी आबनूसी लकड़ी का बना था। बड़े बड़े मोटे पाए शीशम के बने थे। चारों कोनों पे लगे आबनूसी डंडों पे पीतल का काम नक्श था और डंडों से जड़ी पेटियों पे गुलाबी पोत के पर्दे गिर रहे थे। रूपा? कुछ सोचकर इसने आवाज दी। जानती थी कि रूपा आसपास ही होगी और बोतल की जिनकी तरह वो वाकई अगले हले में दरवाजे पे थी। जी मेम साहब, मुझे कलम दावात बल्कि सिर्फ कागज ला दो और एक खत का लिफाफा भी, कहकर वो अपनी राइटिंग टेबल तक आई और दराज खोलकर चीजें अलट पलट करने लगी। जब तक इसने कलम ढूंढा रूपा कागज और लिफाफा लेकर हाजिर हो चुकी थी। एक रुक्का लिख रही हूँ, एहतियात से बदर गाजान को पहुंचा देना। वो कागज मेज पे रख के तेजी से अंग्रेजी में कुछ लिखती, मगर ध्यान रहे कोई पढ़े नहीं, एहतियात से छुपा कर लेकर जाना। रुक्का लेकर इसने कागज की 2 तह लगाई, इसे लिफाफे में लिख डाला और लॉक से सरे बा मोहर कर दिया। रूपा लिफाफा लेकर बाहर निकल गई। वो सोचती निगाहों से कलम को तकती रही, फिर गहरी सांस लेकर सर मेज पे रख दिया। रूपा साड़ी संभालती लिफाफा हाथ में दावे जीना उतर आई तो दीवान खाने में पहला सामना गोपाल से हुआ। किधर जा रही हो? अभी इसकी निगाहों में लिफाफा नहीं था, मगर रूपा ने खुद से हाथ आगे बढ़ा दिया। मेम साहब ने ये बदर गाजान के लिए दिया था। गोपाल के लग बिछ गए। इसने लिफाफा इसके हाथ से लिया और अंदर आओ कहता तेज डग भरता अपने कमरे में चलाया। नहायत बेरहमी से लिफाफा चक के अंदर साफ कागज पर लिखा छोटा सा पैगाम था। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। मेरे जहन में एक मंसूबा है। इस बुधवार गोपाल शिकार पे चंद रोज के लिए शहर से जा रहा है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में पुराने कब्रिस्तान में तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस भूत को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अगर शब बाशी इधर करनी पड़ी तो कोई मजाक नहीं, तुम तैयार रहना। फकत माया फर्नांडिस। गोपाल के लबों पे इस्तेज़ाई मुस्कुराहट भी बिखर गई। इसने निहायत नफासत से इस लिफाफे को दोबारा सरे बामुहर किया और रूपा के हाथ में थमा दिया और साथ 5 रुपए भी। रूपा खामोशी से दोनों अशिया संभाले बाहर निकल गई। ये रास्ते में किसी ने पढ़ा तो नहीं? बदन ने रुक्का पड़ के कदर फिक्रमंदी से पहली बात ये पूछी थी। ऐसी जरूरत है किसी की महाराज कि वो आपका रुक्का पढ़े? वो मुतमईन हो गया और जवाब में मुस्बत इशारा और इनाम देकर उसे रुखसत कर दिया। रूपा ने जब वापस हवेली में कदम रखे तो गोपाल इसका मुंतजिर था। क्या कहा उसने? लहजा नफरत व चुभन से भरपूर था। यही कि जवाब मुस्बत है। बहुत खूब, अब जाकर मेम साहब से बोलो कि डीसी बहादुर उनसे मिलने आए हैं, वो नीचे ड्रेसिंग रूम में आ जाए। वो कहकर खुद भी उस तरफ चला गया। रूपा उस तक आई तो वो अभी तक मुंतजिर से टहल रही थी। उसे देखकर चेहरे पर खुशी की चमक आई। बहुत देर कर दी रूपा देवी। क्या कहा उसने? वो कह रहे हैं इनका जवाब मुस्बत है, मुझे 10 रुपए भी बतौर इनाम दिए हैं। और हाँ, जाकर गोपाल ने कहला भी जाए कि डीसी साहब आए हैं आपसे मिलने के वास्ते, नीचे आ जाएं। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। गोपाल हवेली में है? माया के चेहरे पे तफक्कुर उभरा। उसने रुक्के की बाबत कोई सवाल तो नहीं किया? हरगिज नहीं, इन्हें तो इल्म भी नहीं। बहुत बेहतर, तुम जाओ, मैं जरा ठहर कर आती हूँ। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी बालों में कंघा करने लगी, फिर आंखों में काजल गहरा किया और साड़ी का पल्लू संभालती बाहर चल गया। इसी ने उतर कर नीचे आई तो गोपाल और जॉन कॉर्लिस इसके मुंतजिर थे। शाम बखैर लेडी फर्नांडिस। जॉन कॉर्लिस उठ खड़ा हुआ। वो सर के इशारे से सलाम का जवाब देती इसके सामने बैठ गई। दाएं टांग बाएं पे रख ली। आज फिर मुकाबिल इसकी जूती नोक पे थे।
हुमायूं डीसी बहादुर, क्यों जहमत की? इसका लहजा खास सा रूखा था। इस रोज इंस्पेक्टर शाह ने मुझसे जिक्र किया था कि आपने शेखर राज के कत्ल के केस की तहकीकात के सिलसिले में अपडेटेड रहने की दरख्वास्त की थी। पुलिस तहकीक कर रही कि शेखर की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। इस सिलसिले में चंद तनाज़ात सामने आए हैं। इंस्पेक्टर शाह ने तो इनको शायद इतनी अहमियत नहीं दी, मगर ठाकुर गोपाल का ख्याल था कि इनमें से एक तनाज़ा आपकी नजर में जरूर आना चाहिए। मैंने कटीली निगाह गोपाल पे डाली। वो जहर में बुझी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। इसके अंदाज में फतह का रंग गालिब था। जाने ऐसा क्या कहा था? वो कदरे बेचैन हुई। कौन से तनाज़ात? जॉन कॉलिंस ने कोर्ट की शिकन दुरुस्त की और एक फाइल उसके आगे की। ये तफसील है, आप मुझे ज़बानी बता दीजिए। बहुत बेहतर लेडी फर्नांडिस। वो फाइल खुद हाथ में लिए इस पे निगाह दौड़ाता कहने लगा, ये नहर के पार वाली जमीन का केस है। शेखर के मुकामी जमींदार से इसकी मिल्कियत का मुकदमा आजकल अदालत में है, क्या आपको मालूम है? रुककर फाइल से नजर हटाकर कॉलिंस ने पूछा। नहीं। इसने बेचैन व मुस्तरब होकर पहलू बदला। कैसा मुकदमा है ये? शेखर की लाखों की मिल्कियत की अराजी पे एक जमींदार ने कब्जा कर रखा है। इस पे एक दफा खून खराबा और मुतअद्दिद बार झगड़ा हो चुका है। जमीन शेखर की है, मगर जमींदार का कहना है कि वो जमीन शेखर से खरीद चुका है। शेखर ये बात मानने को तैयार नहीं था और फिर शेखर मारा गया। कौन है वो मकामी जमींदार? जॉन कॉलिंस ने फाइल बंद करके सामने रखी। मलिक बदरगाजान। माँ एकदम खड़ी हो गई। गोपाल के लबों पे जहर आलूद तबस्सुम गहरा होता चला गया। जहर आलूद तबस्सुम गहरा हो गया। माफ कीजिएगा, वो कहकर तेजी से जीने चढ़ते ऊपर चली गई। क्या हुआ? जॉन कॉलिंस हैरत से उसे जाता देखता रहा। गोपाल ने तंजिया ने गॉस पे डाली। सदमा लगा है और कुछ नहीं। और फिर फाइल हाथ में लिए सफे पलटने लगा और वो सारा दिन इसी सोच में गलता रही कि आखिर ये तनाजा पहले क्यों इसके सामने नहीं आया था। ना इन 6 महीने में शेखर ने कोई जिक्र किया, ना बगैर नहीं। वो शेखर का जिक्र शुरू में अच्छे अल्फाज में करता था, बाद में इसने शेखर को चेहरा पोश बना डाला तो लहजा तब्दील हो गया। खून खराबा, मुकदमा, अदालत में। जॉन कॉलिंस के अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। वो परेशान सी कमरे में उधर उधर टहलने लगी। ये खबीज बुढ़ा कॉलिंस भी जाने क्यों वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाई जा रही थी, फिर थक कर बाहर चली आई। उसको उस वक्त किसी न किसी से इस तनाज़े की तफसीलात पूछनी थी और रूपा से बेहतर से कोई नहीं बता सकता था। रतन बुआ रसोई की चौखट से इसने अंदर झांका। रूपति कहाँ है? वो घर गई है ठुकराइन। इसकी बहन का बच्चा शादी बीमार है, इसकी माँ से बुलाने आई थी। कोई काम है तो मुझे कहिए। वो गीले हाथ साड़ी के बल्लों से पूछती फौरन हाजिर हुई। मुझे इसके घर छोड़ाओ। अच्छा। हुक्म। कदरे हैरान को तमा कर रतन बुआ को उठकर ठुकराइन को छोड़ के आना था। वो ठुकराइन हैरान करती थी उसको। हवेली के लोग अब गालिबन इसके आदी होते जा रहे थे। पालकी तैयार है ठुकराइन, आप तशरीफ ले आइए। चंद साथी गुजरी थी कि इसने वहीं चौखट से लगी मुंतजिर माया को मुतला किया। रूपा का घर करीब ही था। कच्चा सा एक कमरे का मकान, सामने बड़ा सा सहन, एक तरफ रसोई, इसमें मिट्टी का चूल्हा। सहन में 2 चारपाइयां बिछी थी। एक पे एक बच्चा लेटा मुसलसल रोता था। साथ उसकी माँ बैठी इसे चुप कराने की कोशिश में लगी थी। दूसरी चारपाई खाली थी। रूपा रसोई में बैठी चूल्हे पे लकड़ियां झोंक रही थी। माया को देखकर हैरान से उठ खड़ी हुई। मेम साहब, आप जहमत क्यों की? मुझे बुला भेजा होता। वो हाथ साफ करके तक आई। कुछ पूछना था जरा जल्दी से मुझे। लहजे में नखोद आई कुछ तकल्लुफ और कर्रुफर से। वो चारपाई पे बैठी थी। हुक्म करे मेम साहब। रूपा भी हैरान सी इसके कदमों में बैठ गई। बच्चा अभी तक रोए जा रहा था। बदर और शेखर का आपस में जमीन के मामले पे कोई झगड़ा था? रूपा चंद साथ खामोश रहकर बोली, हाँ जी। हाँ तो सही, कमाल है, तुमने मुझे कभी आगाह नहीं किया। माया का मूड बिगड़ा था। खैर मामला क्या था? छोटे ठाकुर की नहर वाली जमीन मलिक बहादुर गजान का कब्जा है। इसे दावा था कि जमीन ठाकुर ने इसके हाथ फरोख्त कर दी थी, मगर ठाकुर बच्चा अब गला फाड़ कर रोने लगा। एक दफा जमीन पे झगड़ा हो गया था। ठाकुर के एक बंदे ने छोटे मलिक की एक मजारे को बर्छी मार दी। वो मर गया। छोटे मलिक ने मुकदमा कर दिया। बाद में सुलह हो गई थी। बच्चा बेड़ियां रगड़ रगड़ के बिलक रहा था। सुलह कब हुई? 4 साल की बात है। बच्चा अपना सर माँ के घुटने से मारने लगा था। माँ मुसलसल उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। सुलह के बाद दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा? चंद माह कबल जबानी कलामी एक झगड़ा। ये बच्चा क्यों रो रहा है? रूपा, इसे पहले चुप कराओ। बेजार सी होकर वो कहने लगी, बच्चे का रोना मुझसे मुसलसल तंग कर रहा था। कोई बात ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। बीमार है जी। माँ घबरा कर इसे कंधे से लगाकर तपकने लगी, मगर वो रो रो कर हलकान हुआ जा रहा था। मगर इतना क्यों रो रहा है? माया को बच्चों में दिलचस्पी कहाँ थी? बस बराए नाम पूछ लिया। इस पर जादू हो गया जी। मेरी सास की बहन ने टोना कर दिया है। रूपा की बात पर वो जैसे थक कर बोली, और ये किसने कहा है? शेखर बाबा ने खुद कहा है जी। मैंने गर्दन इतनी तेजी से उसकी जाने मोड़ी कि हड्डी चटकने की आवाज सुनाई दी। शेखर ने ऐसा कहा था? कब? हाँ जी। नहीं जी। रूपा तसी करने लगी। आपके ठाकुर शेखर नहीं, ये बाबा शेखर की बात कर रही हैं। बाबा शेखर कौन? वो सांस रोक के मुंतजिर थी। बोली में एक जोगी बाबा रहता है, अमल भी करता है, तोड़ भी करता है। इसका नाम भी शेखर है।
वो एकदम खड़ी हो गई, जहन में झक्कर से चलने लगे थे। रतन बुआ, पालकी तैयार है, मुझे मलकू की हवेली जाना है, जल्दी चलो। रूपा हैरान परेशान उसे देखती रह गई, मगर वो रुकी नहीं। इसे बदर से मिलना था अभी और इसी वक्त। पालकी कब रूपा के घर से हवेली चली और कब मलिको की हवेली के सामने रुकी, इसे इल्म था। वो बस अपने दिमाग में एक ही फिक्र की तकरार सुन रही थी। मंगल सिंह ने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। जब वो पालकी से उतरी थी, उसकी हथेली बिछी हुई थी और चेहरा गुस्से की तमाशा से दहक रहा था। इसने बड़ा दरवाजा पार किया, सामने तवील लोच थी, इसके अख्ताम पे बरामदा था। बरामदे के सिरे पे इसे बदर खड़ा नजर आया। वो तेज तेज कदमों से चलती करीबन दौड़ती हुई इस तक आई। छत के बरामदे में गमले को पानी लगाती जहरा के हाथ एक लम्हे को पत्थर हो गए थे। माया, एक हैरत आमेज पपड़हाट बरामदे में खड़े बदर के लबों से फिसली थी। वो चंद कदम आगे रोश पे आगे, इतने में वो इस तक पहुंच चुकी थी। कबल के वो कुछ कहता, माया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारा था। काश मैं इतनी अकलमंद होती कि तुम्हारा असल चेहरा उस रोज पहचान लेती जब तुमने ढाटे में चेहरा छुपाए मेरा रास्ता रोका था। मैं जानती थी कि बेली के डाकू कौन है, मगर मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मगर तुम आस्तीन में छुपे वो सांप थे जो मुझे डसते रहे। गम और गुस्से से इसकी आवाज कांप रही थी। माया, क्या हुआ? वो शजदर सा खड़ा था, इतना शजदर के चेहरे को छूने के भी हाथ ना उठा सका था। मत नाम लो मेरा, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। वो जोर से चिल्लाई थी। तुमने क्या सोचकर शेखर का नाम लिया, इसे भूत का, इस पे इल्जाम लगाया? हाँ, क्यों नाम लिया तुमने मेरे पति का? क्या पूरे गांव में सिर्फ एक शेखर है? क्या तुम नहीं जानते थे बरसों उधर रहने के बावजूद कि एक जोगी भी इसी नाम का इस गांव में रिहाइश पजीर है? फिर भी तुमने मेरे शेखर पर इल्जाम लगाया। वो हंसियानी अंदाज में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो बुत बना खामोशी से सुनने जा रहा था। आज के बाद तुम मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। ना मैं किसी बदर को जानती हूँ, ना मेरे किसी बदर से कोई ताल्लुक है। वो मुड़कर तेज तेज चलती बाहर निकल गई। वो इसी तरह साकित सा वहीं खड़ा रहा। जहरा के जलते दिल पे ठंडी फुहार पड़ने लगी। एक खूबसूरत मुस्कान इसके लबों को छू गई। बिलाखिर वो बदर को छोड़ गई थी। पालकी में बैठते ही थाने चलो के अल्फाज इसके लबों से अदा हुए थे, और जब पालकी ने इसे थाने के सामने उतारा तब इसका सुंदर चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। खटखट करती किसी के रोकने पे रुके बगैर वो अंदर आ गई। इंस्पेक्टर शाह कलम संभाले एक कागज पे कुछ लिख रहा था। हाथ पे सर उठाया और उसे चौंका। उसे देखकर चौंका। मीम साहब आप? वो कागज कलम रख के उठ खड़ा हुआ। तशरीफ रखिए। खैरियत? खैरियत नहीं है। वो बैठी नहीं, उसी तरह खड़ी। कहिए क्या हुआ है? इंस्पेक्टर बैठ गया और एक नया कागज निकाल लिया। FIR काटो। किसके खिलाफ? बेली राजपूता के भूतों के खिलाफ। वो दांत पे दांत जमा के बोली, बेली में भूत हैं क्या? मैंने देखे हैं। कब, किधर? इंस्पेक्टर शाह का जिरा करता पैर पे सवाल करता, चैलेंज करता अंदाज ऐसा था कि वो जो कुछ कहने वाली थी यकलक रुक गई। सवाल का जवाब ना पाकर इंस्पेक्टर ने सर उठाकर उसे देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रही थी। ये जिरा करता अंदाज और उसकी छोटी छोटी आंखें माया को एकदम कुछ याद आया। अंधेरा जंगल, साकिन बग्गी, राजन और वो आवाज। इसे जाने दो नादिर, ये बेली राजपूता की मलका है। इसके कान साए साए करने लगे। इसकी निगाहें बेइख्तियार इंस्पेक्टर के नाम की तख्ती पे झुक गईं। इंस्पेक्टर नादिर शाह। गजल के सारे टुकड़े जुड़ने लगे। तस्वीर सामने आने लगी। वो गहरी सांस लेकर मेज पे झुकी। पर्चा काटो इंस्पेक्टर नादिर शाह, और मेरे नामजद मुश्तबा अफराद की फहरिस्त इसमें लिखो। लिखवाइए मैडम। वो कलम हाथ में लिए मुंतजर था। लिखो बेली के इन सब भूतों के नाम जो रातों को ढाटे बांध के शुरफा की औरतों को लूटते हैं और दिन चढ़े मुअज्जिजीन बन जाते हैं, अंधेरे में कब्रिस्तान खोदते हैं और दिन में खुद वाविला करते हैं। तुम सब एक साथ मिले हो और सबने मिलकर शेखर को मारा है। लिखो, मुझे शक है ठाकुर रघुनाथ पे। नादिर शाह सर झुकाए तेजी से लिखता जा रहा था। और लिखो, ठाकुर गोपाल राज। और मसरूफ से मुंतजर अंदाज में नादिर शाह ने इस्तफसार किया। और बदर खाजान। नादिर शाह ने झटके से सर उठाया। इसकी आंखों में भी यकीन थी। बदर खाजान, आप होश में तो हैं साहब? पहले नहीं थी, मगर अब आ गई हूँ। वो इसी तरह मेज पे झुकी हाथ रख के तन से बोली, आप एक शरीफ आदमी को मुश्तबा नामजद कर रही हैं। आप शरीफ किसे कहते हैं? आप किसे कहती हैं? कम से कम उसे नहीं जो तुम्हारा दोस्त है। देखिए मेम साहब, हाथ उठाकर सख्ती से बोला, जब मैं इस वर्दी में होता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं जो कि मेरे किसी से कैसे जाती ताल्लुकात है। मैं उसूल पे समझौता नहीं करता। सिर्फ ये पूछा है कि बगैर सबूत के किसी को मुश्तबा नामजद करने की वजह तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि शहनशाह बरतानिया के कानून में मुझे किसी को मुश्तबा नामजद करने के लिए सबूत दरकार नहीं है। हाँ, वो कदर समला, मगर इखलाकी तौर पर आपको सबूत की जरूरत है। तो बेली के रासन मुझे इखलाकियात पढ़ाएंगे? आप मेरी तौहीन कर रही हैं। नादिर का चेहरा सुर्ख पड़ गया।
शुक्र कीजिए कि मैं राजनी की इस वारदात का पर्चा नहीं कटवा रही जो चंद रोज पहले बेली के जंगल ने देखी थी। वो तलखी से मुस्कुराई। यही तो बात है मेम साहब, मैंने सुना है इस वारदात में डाकू ने बहुत एहसान किया था आप पर, आपको जाने दिया था। शायद इनके सरगना ने ऐसा कहा था और बाद में दीगर डाकुओं ने इससे इस बात पे नाराज होकर गुरोह तोड़ दिया कि इनके उसूलों की किताब में ये नहीं लिखा था कि अगर फरंगी कोई मोहसिन हो तो उसे नहीं लूटना। वो चौंकी मगर जाहिर नहीं होने दिया। बहरहाल मालूमात इसके लिए नहीं थी। दीगर डाकुओं से आपकी मुराद आप खुद हैं? मैं? वो जैसे झटका करेंगे। आप तो इल्जाम दर इल्जाम लगाई जा रही हैं। वो शायद बहुत अच्छा तकार था, मुझे इल्म था तो मुकर जाओगे, मगर खैर पर्चा चेक करो। बदर गजान के खिलाफ इसने कलम उठा लिया। बेशक काट लेता हूँ, मगर आप फिर सोच लें कि आप वाकई इस शख्स का नाम लिखवाना चाहती हैं जिसके बारे में आपको ये गलत फहमी है कि वो मेरा दोस्त है। मैं तो ठाकुरों के नाम भी लिखवाना चाहती हूँ। आपने इन पे एतराज क्यों नहीं किया? इसलिए कि इनका इस मामले से ताल्लुक है। शेखर इनका रिश्तेदार है, वो ऐसा कर सकते हैं, मगर बदर? खैर मैं पर्चा काटे देता हूँ ताकि आपको ये ख्याल रहे कि बदर मेरा दोस्त है। फिर मुस्कुरा कर हमने इस पे कदरे आगे को झुका। मगर एक बात याद रखिएगा मेम साहब, दिल्ली के एक शख्स ने भी आज तक मुझे या बदर को राजनी की किसी वारदात में नामजद नहीं किया। उसी ने बाजू बांधे सीधी खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर साहब, इसने चेहरे पे आए बाल पीछे हटाए। मैंने राजनी की वारदात में बदर का नाम तो लिया ही नहीं, सिर्फ आपकी बात की थी। नादिर शाह गड़बड़ा गया मगर जल्द संभल गया। माजरत। फिर पर्चा कट कर कागजी कार्रवाई मुकम्मल की। मुझे उम्मीद है आप शेखर के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में तीनों अफराद को थाने बुलवाकर पूछगछ करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, मेरे इन तीनों अफराद से बराबर के ताल्लुकात हैं। नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, मगर तफ्तीश जरूर होगी। इसके अंदाज में हल्का सा तंज था। वो इस्तजाइया सर झटक मुंह में अंग्रेजी में कुछ बिदबिदाती वापस मुड़ी थी जब इसने नादिर शाह को कहते सुना, बदर मेरा दोस्त नहीं है। अब बाहर निकलते हुए माया को लगा था वो सच कह रहा है। शायद राजनी की इस अधूरी वारदात ने वो दोस्ती खत्म कर दी थी। वो सुबह खजा आलूद सी फूट रही थी। राजपूतों की हवेली के पिछवाड़े कमाद की ऊंची फसल के पार अलग सा अमलतास का एक ऊंचा दरख्त खड़ा था। तना उम्र रसीदा और टहने मोटे थे। साए तले जमीन साफ और मट्टी बराबर थी। शाम ढले वहां गांव के वासियों की बैठक लगा करती थी। तब जमीन पर पानी का छिड़काव होता, चारपाइयां बिछ जाती और गीली मिट्टी की सुंदर खुशबुएं, हुक्कों की गड़गड़ाहट गूंजा करती थी। मगर इस जर्द सी सुबह अमलतास का दरख्त खाली खाली सा पड़ा था। दूर दूर तक कोई चलता फिरता दिखाई न देता था। फिर जाने किस सिम से आकर वो एक टहने से कभी रस्सी के झूले पे आहिस्ता से बैठ गई। दरख्त को पता ही न चला इसने सर रस्सी से टिका दिया। हवा से झूला आगे पीछे धीमा धीमा सा झूलने लगा। वो खेतों से और फिजा में जाने खोजती निगाहों से क्या तलाश करेगी। चेहरा बेरौनक, बाल चोटी में वकीद और हार सिंघाड़ना पैद था। तंग पजामा, कलाई तक फंसी चूड़ी और आस्तीनें और ये बड़ा सा दुपट्टा जो गर्दन से लिपटा नीचे कच्ची मिट्टी को छू रहा था। हवा का तेज झोंका आया। अमलतास का सरोकर दरख्त से नींद से जगा। फिजा में बिखरी इसकी खुशबू महसूस की और बहुत से पत्ते इसके कदमों में गिरा डाले। इसी पल आहिस्ता से किसी ने झूले की दोनों रस्सियां अपने हाथों में ली थी। होले होले दरख्त हरकत करता झूला साकिन हुआ तो वो जो रस्सी से टिकाए में गुम थी। चौंक कर कौन कहते कहते गर्दन मोड़ी तो बाकी अल्फाज लबों पे ही दम तोड़ गए। वो बिल्कुल इसके पीछे खड़ा संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं हूं बदर, मैं किसी को नहीं जानती। वो एकदम उठी और आगे बढ़ने लगी। मेरी बात तो सुनो माया। वो झटके से पलटी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए? अगर मुलजिम समझती हो तो सफाई का मौका तो दो। मुलजिम नहीं, मुजरिम हो तुम मेरे। तुम सब मेरे मुजरिम हो। तुम, वो तुम्हारा थानेदार दोस्त। गम और गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज फटने लगी। और ये ठाकुर, तुम सब ने मिलकर मेरे शौहर का खून किया है। मुझे तो उसी दिन तुम्हारी असलियत समझ जानी चाहिए थी जिस दिन तुमने जंगल में मेरा रास्ता रोका था। बिल्ली की वो डाकू जिनका जिक्र यहाँ कोई नहीं करता। मैं जानती हूँ वो कौन है। वो तुम हो। वो तुम ही थे जो उस रोज घोड़े पे बैठे थे और वो मेरे साथ पटर पटर बोलने वाला नादिर शाह था। तुम लोगों ने पहले मेरा रास्ता रोककर लूटने की कोशिश की और अब क्या किया? मेरे शौहर पे इल्जाम लगा दिया इस कहानी का जो तुम्हारी खुद साख्ता है, जिसे अपनी यारी और सफायतकारी से तुम्हारे गुरु ने बेली के हर शख्स के दिल में खौफ की तरह बिठा दिया है। वो खामोशी से लब बीचे खड़ा था। रस्सी अभी तक इसके हाथ में थी। कब्रिस्तान का भूत, मंगल सिंह का कातिल, जंगल के डाकू, वो सब तुम लोग हो। तुम लोगों ने बेस बदल बदल कर पूरे गांव को दहशतज़दा कर रखा है। जानते हो मैंने तुम्हारे इस दोगलेपन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि मैं तुम्हारी राहजानियों को खुद से दलीलें देकर सही साबित करती रही कि आखिर फिरंगी तजाइज गासिब हैं, तो इनसे तुम्हारे बदले का यही एक रास्ता है। मगर जानते हो मुझे गुस्सा किस बात का है? तुमने मुझे और अपने और शिकर के तनाज़े का बताया ही नहीं। इस जोगी का जिसका नाम शिकर है, क्या गांव में कोई दूसरा शख्स इस नाम का नहीं हो सकता था? तुमने मेरे शौहर से ही क्यों दुश्मनी निकाली? मेरी शिखर से कोई, मुझे सफाइयां मत दो।
इन्हें अदालत के लिए संभाल रखो। वो जख्मी से मुस्कुराए, तुम्हारी अदालत के लिए? शायद वो समझा नहीं था, कानून की अदालत के लिए। इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मतलब? मत कहना है कि तुम्हारे थानेदार दोस्त ने तुम्हें FIR के मुतालिक नहीं बताया। मैं वाकई लाइल्म हूँ। इसके चेहरे पे भरम आ गई। पल भर में वो हिंदुस्तानी मर्द बन गया। झूले की रस्सी कब की इसने छोड़ दी थी। तो जाकर इस डकैत से पूछो जो थानेदार बादशाह बनकर अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंकता है। वो जो कुछ कहने लगा था, सख्ती नागवारी से लब भीछे तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो उसकी निगाहों से ओझल होकर था, मगर वो देख चुकी थी कि वो थाने जा रहा था। खाली झूला होले होले हिलता ठहरने को था। माए ने देखा झूले की पीछे कच्ची जमीन पर बदर के जूतों के निशान रह गए थे, इतना ताजा और साफ निशान जैसे हाथ से नक्श किए गए हों। वो जैसे ख्वाब से चौंकी। एक ख्याल सरस से इसके जहन में सर उठने लगा। वो एकदम मुड़ी और हवेली की तरफ भागी। लंबा दुपट्टा कंधे से लगा मिट्टी पे झाड़ू देता गया। रामनाथ, कोचवान रामनाथ हवेली के दरवाजे पे ही से मिल गया। वो पहली बग्गी और अंग्रेजी घोड़ा गाड़ी सब चलाता था और हिंदुस्तानी ऐसे शख्स को महज बहलवान कह दिया करते थे, मगर वो इसे कोचवानी कहती थी। जी मालकन। वो हाथ बांधे काम छोड़कर हासिल हुआ। तुम्हें फजल इलाही के घर का पता है? कौन जी? वो जो खोजी है, पुलिस का खोजी फजल इलाही। हाँ जी, इल्म है। जाओ इसे बुला लाओ। कहो मेम साहब ने बुला भेजा है। रामनाथ उल्टे कदमों मुड़ गया और थोड़ी देर बाद फजल इलाही के साथ इसके साथ वापसी हुई। रामनाथ, तुम जाओ, अब अपना काम करो, आप मेरे साथ आइए। जब वो खोजी के आगे चलती अमलताज के उदास दरख्त के पास वापस आई तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। सुनहरी चमकीली किरणें इसके चेहरे से लिपटने लगी थी। झूला अभी तक खुले से हवा से हिल रहा था। इसने एहतियात से वहां कदम रखते हुए रस्सी थाम ली। झूला रुक गया। आपको वो खुर्रा याद है जो कच्चे रास्ते पे था, शख्स का जो आखिरी दफा शेखर से मिला था? याद है, ठीक से याद है ना? खोजी फजल इलाही देरी से मुस्कुराया। मेम साहब, मुझे 10 बरस पुराने खुर्रे भी याद हैं। आप पूछिए, क्या पूछना है? अच्छा, ये खुर्रा देखकर बताइए, क्या वही खुर्रा? इसने झूले के अक़ब में सब खुर्रों की जानिब इशारा किया। खोजी आगे बढ़ा। पहले जो अपने पंजों के बल जमीन पर बैठकर गौर से मिट्टी को देखने लगा। ये खुर्रा? हाँ यही। वो बेसब्री से बोली। चंद लम्हे वो हाथ झाड़ता खड़ा हुआ। ये वो खुर्रा नहीं है? वो परेशान सी पीछे हटी। जी मेम साहब, ये वो खुर्रा नहीं। इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और आंखें तक कर मीच कर खोली। हो सकता है इसने कोई और जूती पहन रखी। नहीं मेम साहब, मट्टी झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देती। ये खुर्रा किसी लंबे कद के मुनासिब बदन के आदमी का है, जिसने किसी चीज को खोजी ने उधर देखा, फिर निगाहें झूले पर ठहर गई। गालिबन इस झूले की रस्सी को थाम रखा है। दूसरा खुर्रा बहुत मुख्तलिफ डील डोल आदमी का था। मुख्तलिफ डील डोल? वो पसमर्दा से मुस्कुराई। जमीन पे चंद लकीरें देखकर आप कद काट और डील डोल का हिसाब कैसे कर सकते हैं? मिट्टी की जबान पढ़ना क्या मुश्किल है मेम साहब? वो बोला तो उसके अंदाज में भला की सादगी थी। मुझे जो चंद टेढ़ी मेढ़ी अशकाल नजर आती हैं, आप इन्हें जबान कहकर अनपढ़ और समझकर मतलब कैसे अखज़ कर लेते हैं? फजल इलाही की सादगी से दरियाफ्त किया। ठाकरों के कुतुबखाने में जो अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें रखी हैं, क्या वो आपसे पढ़ी जाती हैं? अरे, अंग्रेजी पढ़ना कौन सा मुश्किल है, जबकि मुझे आपके अंग्रेजी अल्फाज टेढ़ी मुड़ी अशकाल नजर आते हैं। वो बेसाख्ता हंस दी तो रस्सी हाथ से फिसल गई। झूला हवा में झूल कर रह गया। शुक्रिया। वैसे अपने साथ ले हवेली की जानिब बढ़ गई। अगर वो कच्चे रास्ते वाला खुर्रा कहीं आपको दिखाई दे तो। वो दोनों चलते चलते दूर होते गए। माया की आवाज मध्यम पड़ती गई। अमलताज का उदास दरख्त और झूला फिर से वीरान हो गए।